Assalamu alaikum guys. Today we'll talk about Rutherford atomic model. This is the topic of first topic of chapter number 2 of your book. रदरफोर्ड ने क्या किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया था और उस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे इन्होंने प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम को प्रपोज किया था. प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम मीन्स ही सेड दैट atom is just like the solar system in which the nucleus lies in the center of the atom and electron revolves around the nucleus in their orbits. के एटम के स्ट्रक्चर को हम कंपेयर कर सकते हैं सोलर सिस्टम से. जैसे सोलर सिस्टम में सन सेंटर में हुआ करता है और उसके सराउंडिंग में डिफरेंट पाथ्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, दायरों में डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. इसी तरह से न्यूक्लियस में भी, इसी तरह से एटम में भी सेंटर में न्यूक्लियस हुआ करता है और उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास डिफरेंट दायरों के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किया करते हैं. अर्नेस्ट रदरफोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ही वॉज बॉर्न इन नेल्सन इन न्यूजीलैंड. हिज एजुकेशन वॉज डन एट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूजीलैंड एंड ही कंडक्टेड हिज रिसर्च वर्क इन 1885 विद जे थॉमसन. जे थॉमसन भी एक साइंटिस्ट ही थे एंड दिस वॉज डन इन Cavendish Lab. In 1907, he accepted long-worthy profession at Manchester University in England, जहाँ पे चैडविक इनके एक स्टूडेंट्स में थे. चैडविक भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाद में डिफरेंट डिस्कवरीज की थी और अपने इस प्लानिटरी मॉडल की वजह से रदरफोर्ड को 1908 में एटॉमिक फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था. इनको फादर ऑफ एटॉमिक फ़िज़िक्स भी कहा करते हैं. ये है जी रदरफोर्ड. लॉर्ड रदरफोर्ड भी इनको कहते हैं. 1871 से 1937 तक का इनका पीरियड है. एक्सपेरिमेंटल बेसिस की बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी बेसिस क्या थी. रदरफोर्ड ओवरटर्न जे थॉमसन ने इससे पहले अपना मॉडल दिया हुआ था, एटॉमिक मॉडल दिया हुआ था, जिसको ओवरटर्न किया था रदरफोर्ड ने 1911 में. इन्होंने गोल्ड फॉयल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे ये डिमॉन्स्ट्रेशन दिया कि एटम जो है वो बहुत टाइनी होता है, उसके अंदर हैवी न्यूक्लियस हुआ करता है, ठीक है. और अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर रदरफोर्ड में जिन पार्टिकल्स को यूज़ किया था, दोज पार्टिकल्स आर नोन एज अल्फ़ा पार्टिकल्स. अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई हुआ करते हैं जिनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है. यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स मीन हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स मीन हम बात कर रहे हैं He की, जिसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. इनको अल्फ़ा पार्टिकल्स भी कहते हैं, इसको हीलियम न्यूक्लियाई भी कहा करते हैं, ठीक है. और ये हीलियम न्यूक्लियाई रदरफोर्ड को कहाँ से मिले थे? उन्होंने क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था जिसका के नाम है पोलोनियम, ठीक है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से ऑटोमेटिकली रेडिएशन निकल रही होती हैं, ठीक है, और शुआएँ निकल रही होती है और ये शुआएँ एक्चुअली हीलियम पार्टिकल्स की ही हुआ करती हैं, ठीक है. तो उन्होंने उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम को लिया जिसमें से रेडिएशन निकल रही थी और वो रेडिएशन थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की और इन्होंने इन रेडिएशन को बम्बार्ड किया था गोल्ड फॉयल के ऊपर, ठीक है. गोल्ड फॉयल इन्होंने पतली सी गोल्ड की फॉयल ले ली थी, लेयर ले ली थी, उसके ऊपर इन्होंने इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था, राइट. और इस बेस पे इसके बाद कुछ इनको ऑब्जर्वेशंस मिली, उन ऑब्जर्वेशन की बेस पे इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया था, ठीक है. दिस इज़ एक्चुअली द डायग्राम ऑफ और द apparatus सेटअप ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड ने बीम किया था, बम्बार्ड किया था अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो कि डबली चार्ज हीलियम आइंस हुआ करते हैं थ्रू गोल्ड फॉयल एंड डिटेक्टेड देम एज फ्लैश ऑफ लाइट और सैलिटेशन ऑन अ स्क्रीन, right. When alpha particles collide on the screen, its scintillates. Gold foil was only 0.004 सेंटीमीटर थिक, जो कि बहुत ही कम वर्थ की हुआ करती है, ठीक है. और इसके अंदर 100 ऑफ एटम्स होते हैं. अच्छा, इसकी डायग्राम को थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. ये रही हमारे पास गोल्ड फॉयल. ये सोर्स है, यहाँ पे पोलोनियम मेटल था जिसके अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे और जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पे जाके स्ट्राइक हुए
और गोल्ड फॉइल से निकले तो स्ट्राइक होने के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर फैल गए। और यहाँ पे ये स्क्रीन इन्होंने लगाई थी, मेटल की स्क्रीन थी, जहाँ पे जब ये रेडिएशन जाके टकराती, जो कि पहले गोल्ड फॉइल में से निकली और गोल्ड फॉइल से बाहर निकल के ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गई। तो जब ये स्कैटर्ड रेडिएशन जो है, स्कैटर्ड लाइट जो है, ये स्क्रीन से टकराई, तो इन्होंने ये सोचा कि मैंने तो एक ही डायरेक्शन से फेंका था इन बीम्स को, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में क्यों गई। ठीक है, कुछ स्ट्रेट चले गए, ठीक है, यहाँ से कुछ रेडिएशन जो है वो स्ट्रेट चली गई, जबकि कुछ जो है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हुई। तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये डिफ्लेक्शन हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रिपीटेडली किया, एक से ज़्यादा टाइम किया, और सेम रिजल्ट्स इन्होंने फाइंड आउट किए, और इस बेसिस पे इन्होंने फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को दिया। These are the observations made by Rutherford after the experiment that most alpha particles pass through the foil straight। ये ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो फॉयल से सीधा चले गए हैं, कि फॉयल से गुजरने के बाद अगर हम बात करते हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम रही, वो चेंज नहीं हुए। सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स डेविएटेड एट स्मॉल एंगल्स, कुछ थे जो कि स्मॉल एंगल से डेविएट होकर इधर उधर चले गए, जबकि ज़्यादा बहुत ही कम जो थे वो लार्ज एंगल से, कि मतलब वो यूं गए और इस तरह से डिफ्लेक्ट हुए, राइट। और कुछ जो थे वो बाउंस बैक हो गए, उसी डायरेक्शन में चले गए जिस डायरेक्शन से सोर्स ऑफ लाइट थी, जहाँ से उन्होंने रेडिएशन को बम्बार्ड किया था, राइट। So using these observations, he formulated the theory of the atom. According to him, an atom has a tiny, dense, positively charged core, and he called that core as nucleus, in which all the mass of the atom is concentrated। इन्होंने ये कहा कि एटम के अंदर बहुत ही छोटा सा डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर हुआ करता है, उसको इन्होंने न्यूक्लियस कहा। और इन्होंने कहा कि एटम का ज़्यादातर मास जो होता है वो इसी सेंटर के अंदर हुआ करता है। ठीक है, नेगेटिवली द नेगेटिव पार्टिकल्स, जिसको कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा था, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पाथ्स एंड दोज पाथ्स आर नोन एज ऑर्बिट। के न्यूक्लियस के गिर्द जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट पाथ्स के अंदर रिवॉल्व किया करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन्स, इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन तो दी और इसके बाद इन्होंने कंक्लूड किया, अपने सारे काम को डिफरेंट पॉइंट्स की फॉर्म में समराइज कर दिया, राइट। Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment that most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected। इन्होंने ये कहा कि ज़्यादातर एटम की जो स्पेस होती है वो खाली होती है, और उन्होंने ये किस स्पेस पे कहा, क्योंकि उन्होंने जो बम्बार्ड की थी लाइट, वो ज़्यादातर लाइट जो है वो स्ट्रेट अवे गोल्ड फॉइल से भी सीधी चली गई। ठीक है, very few particles are deflected from their path, indicating that positive charge of the atom occupies very little space। कम पार्टिकल्स का डिफ्लेक्ट होना, अपने डायरेक्शन को चेंज करना, इस बात को इंडिकेट करता था कि एटम के अंदर बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि इन अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करते हैं तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज थे, राइट, इनके अपने ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसमें भी प्रोटॉन्स की प्रेजेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराएगा अगर, तो ये क्या होगा, फ़ौरन से अपना रास्ता चेंज करेगा ड्यू टू नेगेटिविटी के। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को रिजेक्ट करेंगे, एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेंगे, एक दूसरे को पास आने नहीं देंगे, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव पॉजिटिव अपना रास्ता चेंज कर लिया करते हैं। ठीक है, दिस वाज द एक्चुअल रीज़न कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं किया करते हैं, एक दूसरे को के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पाथ चेंज हो जाया करता है। Third conclusion was a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 angle, indicating that all the positive charge and the mass of the gold atom was concentrated in a very small volume within the atom। कि जो बहुत ही कम पार्टिकल्स 180 के एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, उस डिफ्लेक्शन का मतलब ये था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो गोल्ड एटम के सेंटर में है और वो बहुत ही कम जगह लिए हुए है, उसका वॉल्यूम, उसकी जगह बहुत ही कम है। यहाँ पे अगेन एक शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं कि ये न्यूक्लियस था, यहाँ पे इसके लेफ़्ट राइट जितने भी पार्टिकल्स गुजरेंगे तो वो स्ट्रेट गुजर जाएंगे, जो कि इस सेंटर से टकराएंगे, इस पॉइंट से टकराएंगे, वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होंगे, और जो बिल्कुल इस जगह से टकराएंगे वो डायरेक्ट बाउंस बैक हो जाएंगे। ठीक है,
ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड की बात करते हैं। ड्रॉबैक्स मीन इनके मॉडल के अंदर कौन कौन सी खामियां थी, क्या कमियां थी, ठीक है। अच्छा, उस ज़माने में, जिस ज़माने में 1911 में जिस ज़माने में रदरफोर्ड ने ये मॉडल पेश किया था, उस वक्त क्लासिकल फ़िज़िक्स का ज़माना था, ठीक है। और क्लासिकल फ़िज़िक्स जो है वो ये सजेस्ट करती थी कि अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में है, दायरे में मुस्तकिल घूमती रहती है, तो वो एनर्जी मुस्तकिल घूमते हुए विड्रॉ करती रहती है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ दायरे में घूम रही है और मुस्तकिल एनर्जी निकाल रही, तो ऐसा होना चाहिए ग्रेजुअली कि उसकी स्पीड आहिस्ता 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 कम हो जाए, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो उस सेंटर के अंदर गिर जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह से मूव कर रही है कोई चीज़, तो आहिस्ता 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 इसका रेडियस कम होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये सेंटर के अंदर गिर जाएगी। जबकि रदरफोर्ड ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। दैट मेक्स द बेस फॉर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। खैर, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या थे? एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस गेट एक्सीलरेटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, कि अगर न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगी, और न्यूक्लियस जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और एक्सिलरेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। एन एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल मस्ट एमिट रेडिएशन and lose energy. Thus, the electron in atom must continuously emit radiation and lose energy. क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता एक्सिलरेट होगा और ये मूव करेगा, एक्सिलरेट हो गई, अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा और इसकी स्पीड भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाना चाहिए। Because of this loss of energy, the electron should slow down and will not be able to withstand and the attraction of the nucleus. As a result, the electron should follow a spiral path and ultimately fall into the nucleus. If it happened, the atom should collapse in about few seconds or milliseconds, but this does not happen. Actually, atom is a stable structure. This indicates that there is something wrong in Rutherford's nuclear model of atom. Rutherford model of atom did not say anything about the arrangement of electron in an atom. इन्होंने एक तो ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्पाइरल पाथ, सर्कुलर पाथ के बजाय ये स्पाइरल पाथ में हो जाए, ठीक है। और ये मुस्तकिल एनर्जी लूज़ करता जाए तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और स्पीड स्लो होने का मतलब ये कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए। लेकिन ऐसा एक्चुअली हमने ऑब्जर्व आज तक नहीं किया है। एटम जो हैं वो स्टेबल हुआ करते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती कि ऐसा ऐसा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरे और एटम ख़त्म हो जाए। आज तक हम लोगों ने ऐसी, साइंटिस्ट ने कोई ऐसी चीज़ ऑब्जर्व नहीं की। पहली बात ये इनका पहला ड्रॉबैक निकला। जबकि दूसरा ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने ये तो कहा कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द किस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी थी। तीसरी चीज़ ये कि अगर ये बात है कि इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल एनर्जी लूज़ करते हैं, जो कि उस ज़माने में कॉन्सेप्ट था, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए, एक हमारे पास इमेज आनी चाहिए रेडिएशंस की, एमिशन की, तो मुस्तकिल आना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग ऑब्जर्व किया करते हैं एटम के अंदर, ठीक है। एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब, स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक हमारे पास ग्राफ आ रहा होता है। जैसे हम लोग अगर हार्ट बीट को मॉनिटर कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मॉनिटरिंग स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें डिफरेंट किस्म की पीक्स बन रही होती हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है, वो रीड कर रही होती है, और जब बंदा एक्सपायर हो जाता है तो ये पीक्स आना ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से हम अगर एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उसमें एनर्जी एमिशन की बात करते हैं, तो हमारे पास स्पेक्ट्रम आया करते हैं। अगर एटम मुस्तकिल एनर्जी को एमिट कर रहा है तो हमारे पास स्पेक्ट्रम भी मुस्तकिल आना चाहिए, मतलब बार बार हमारे पास इससा पीक्स बननी चाहिए। जबकि एक्चुअली देखा यह गया है कि ये चीज़ नहीं हुआ करती। हमारे पास पीक्स तो बनती हैं, लेकिन वो टूट टूट के बनती हैं, कभी पीक आ रही है, कभी नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारे पास जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है एक्चुअल बेसिस के ऊपर, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। जबकि क्लासिकल फिज़िक्स के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, ठीक है। आप लोगों को उसकी डायग्राम में दिखाते ज़्यादा समझ में आएगी। ओके,
अगर हम बात करते हैं कि एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, कि अगर कोई सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये मुस्तकिल एनर्जी लूज़ करता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिज़िक्स। आज के ज़माने में ये बात नहीं होती। क्लासिकल फिज़िक्स ये सजेस्ट करती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने एनर्जी क्योंकि लूज़ करता रहता है, तो इसका पाथ भी क्या हो जाता है, सर्कुलर से स्पाइरल में कन्वर्ट हो जाता है और स्पीड भी क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन इस रेडिएशन ऑफ एनर्जी की वजह से, इमिशन ऑफ एनर्जी की वजह से, लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया कि ऐसा नहीं होता। Thus, revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. यहाँ पे देखिए आपके पास spiral path आ गया. If this reason was so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we knew. कि अगर एटम इसी तरह से ख़त्म हो जाते तो हमारे पास तो मैटर आज होते ही नहीं, जैसे कि हम देखते हैं। जबकि हम ये देखते हैं कि मैटर या मट्टी या कोई भी मैटर की फॉर्म की हम बात करते हैं, दैट इज़ क्वाइट स्टेबल। इसका मतलब ये मैटर जिन एटम से मिलकर बना है वो भी स्टेबल हैं। इसका मतलब ये, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये था कि रदरफोर्ड के एटम के अंदर कुछ खामियां थीं जिसकी वजह से इन चीज़ों को वो जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। सो फाइनली विल से द थैंक्स टू रदरफोर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, बिकॉज कि उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर जिस इन्होंने पेश किया था उस वक्त एटम ऑलमोस्ट एक अननोन सी चीज़ थी, अनसीन अननोन चीज़ थी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। तो रदरफोर्ड ने एटलीस्ट ये ब्रेक द आइस वाली कहानी की कि उन्होंने एटलीस्ट थोड़ा सा एटम के बारे में लोगों को इंट्रोडक्शन दिया कि एटम नाम की कोई चीज़ भी एग्जिस्ट किया करती है, और उसके बारे में एक रफ आइडिया दे दिया कि वो चीज़ है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू मे टेक्स्ट मी। थैंक यू सो मच।